This video is for class 8 subject SST Social Studies Unit 3rd Civics Social and Political Life, page number 135, and the first chapter is the Constitution of India. Now, rule of law. Man is a social animal who live in a society governed by a set of well-defined rules and regulations. The rights and duties of a man towards his fellow citizens, society, and the nation have made some rules and regulations. They also dictate the political structure and the functions of the government, organs of the government. In brief, this set of rules and guiding principles laid down in a orderly and systematic manner and endorsed by the people makes the constitution of a country. समझते हैं कि क्या कह रहे हैं ये कि मैन एक सोशल एनिमल है जो कि एक सोसाइटी में रहते हैं, गवर्न बाई ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि गवर्नड होते हैं वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में ही उनको रह के काम करना पड़ता है. The right and duties of a man towards his fellow citizen, society and the nation have made some rules. जो rights and duties हैं ह्यूमन बींग्स की towards citizen के, सोसाइटी, नेशन के लिए made some rules and regulations. उनके लिए rules and regulations बनाए गए हैं कि कहाँ पे किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कहाँ रहना है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी राइट्स क्या हैं, है ना. फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रीफ, और गवर्नमेंट के डिफरेंट फंक्शन को वो ब्रीफली डिफाइन करते हैं. दिस सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन एन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर. ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये ऑर्डरली और सिस्टमेटिक मैनर में बनाए गए हैं, एंडोर्स बाय द पीपल मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, जिसके वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री. ओके. फॉर गुड गवर्नेंस वी आर रिक्वायर्ड क्लियर गाइडलाइंस. गुड गवर्नेंस के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? क्लियर गाइडलाइंस की, प्रिंसिपल्स की, रूल्स की रिगार्डिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सिटीजन. जो राइट्स एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सिटीजन की. जब जुडिशियल प्रोसेस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, and many other significant matters affecting the nations. It is here that the requirement for what is said to be as the rule of law arises. That's why the rule of law arises, because all the rules and regulations affecting the nations. Okay, I think we have clear. Requirement for law, unit civics. You already know that no society can function in a systematic manner without law to instruct citizens' actions along with sanctioned channels. According to James Madison, it means were angels. No governments would be necessary, but law are required to limit man, because he is also human and fallible. What he want to explain, what he want to know, that you already know that no society can function in a systematic manner without law. कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी फंक्शन सिस्टमेटिक नहीं हो सकता जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो. इंस्ट्रक्शन, सिटीजन एक्शन along with sanctioned channels, according to the channels one by one, senior to junior. According to James Madison ने डिफाइन किया था, if men were angels, अगर आदमी एंजल्स होते, no government would be necessary, कि कोई भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं थी, but law are required to limit man, because, लेकिन law required है to limit the मैन को लिमिट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, है ना. ऐसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग ही कैन डू. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन स्टॉप हिम. ही इज़ आल्सो ह्यूमन एंड फैलिबल, क्योंकि वो ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है, कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कुछ कर सकते हैं. तो दैट्स वाई रूल्स इज़, रेगुलेशंस इज़, लॉ इज़ नीडेड इन द सोसाइटी. ओके. नेक्स्ट,
डेमोक्रेसी इज़ ए सिस्टम वेयर ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहाँ पे सभी बराबर हैं लॉ के सामने। एंड इन विच रूलर एंड रूल्ड आर सपोज टू लिव टुगेदर, जहाँ पर रूलर और रूल्ड पीपुल एक साथ रहते हैं। लिमिटेड बाय बिल्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से उनको लिमिट किया गया है। डैट प्रोटेक्ट नॉट ओनली सिटीजन्स राइट्स बट आल्सो द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, जो कि सिटीजन्स राइट्स को ही सेफ गार्ड नहीं करते हैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी सेफ गार्ड करते हैं, हमारे नेशन को भी सेफ गार्ड करते हैं। वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमको ये याद है कि इंडिपेंडेंस के समय में इंडिया वॉज वेरी बैकवर्ड, इंडिया बहुत बैकवर्ड कंट्रीज थी। देयर वॉज सोशल इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, वेल्थ, जेंडर और रिलीजन। उस समय इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, कास्ट को लेके, वेल्थ को लेके, जेंडर और रिलीजन को लेकर हमारे भेदभाव बहुत ही ज़्यादा था, है ना। इंडियाज़ लेगेसी ऑफ कास्ट सोशल हायरार्की हैज़ लॉन्ग इम्पैक्टेड ऑन वोमेन, डिटरमाइनिंग देयर स्टेटस एज सबॉर्डिनेट फ्रॉम बर्थ। Social tradition and religious norms sanctioned many social evils against women. Female infanticide was a general practice, though it exists at certain places in modern India also. The birth of a girl child is still considered as a bad omen in several parts of the country. तो हम कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी जो कास्ट और सोशल हायरार्की को लेके उस समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। वोमेन डिटरमाइनिंग देयर स्टेटस, वोमेंस का उस समय कोई भी स्टेटस नहीं था फ्रॉम बर्थ। सोशल ट्रेडिशन एंड रिलीजियस नॉर्म सेक्शन मेनी सोशल एविल्स अगेंस्ट वोमेन, बहुत सारे सोशल एविल्स थे अगेंस्ट वोमेन। सती प्रथा थी, है ना, वोमेन को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उनको बच्चियों को पढ़ने दे देते थे, लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं था, है ना, बिकॉज उनको सोचते थे कि वो सिर्फ घर में रहने के लिए हैं, खाना बनाने के लिए हैं, देख रेख करने के लिए बस। इन मॉडर्न इंडिया ऑल्सो द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज स्टिल कंसिडर्ड एज ए बैड। तो अभी भी बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया में उस समय भी गर्ल्स चाइल्ड के बर्थ को अच्छा नहीं मानते थे, सोचते थे कि गर्ल चाइल्ड हमारे घर में ना हो, है ना। ए सेंचुरी एगो 1972 बेबी गर्ल्स वेयर बॉर्न फॉर ईच 1000 बॉयज़। ए सेंचुरी एगो 972 बेबीज़ बॉर्न होती थी 1000 बॉयज़ पे। एट प्रेजेंट द फिगर 933, और इस समय क्या है 933 फीमेल इन्फेंट्स, वाइल द फिगर फॉर मेल बेबीज़ रिमेंस कांस्टेंट। रिमेंस का कांस्टेंट है, मेल का कांस्टेंट है, लेकिन फीमेल का जो है वो डिक्लाइन तब भी था और अब भी डिक्लाइन होता चला जा रहा है आई कंपेयर टू मेल चाइल्ड, है ना। तो ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज़, है ना, जहाँ गर्ल्स जो कर सकती हैं वो बॉयज़ भी कर सकते हैं। इसलिए फैमिलीज़ को या किसी पेरेंट्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गर्ल चाइल्ड इज़ नॉट बेटर देन बॉयज़। ओके, अब हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। द डाउरी सिस्टम इज़ अनदर सीरियस सोशल एविल लीडिंग टू सुसाइड एंड ब्राइड बर्निंग। उस समय डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा भी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी। इसी वजह से लोग सोचते थे कि गर्ल चाइल्ड ना हो, जिसकी वजह से क्या उनको सुसाइड करना पड़ता था, या बहुत सारे निर्दयी व्यक्ति ऐसे होते थे जो अपनी ब्राइड को बर्न कर देते थे, जला देते थे दहेज के लिए। इफ बॉय एंड गर्ल आर इक्वल बिफोर लॉ देन वाई इज़ द फैमिली ऑफ द ब्राइड आस्क्ड टू पे डाउरी इन टर्म्स ऑफ कैश एंड काइंड। अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लॉ के सामने बराबर हैं तो क्यों गर्ल चाइल्ड को पे करना पड़ता है डाउरी इन कैश। ऑल्दो पेइंग एंड एक्सेप्टिंग डाउरी हैज़ बीन इलीगल, क्योंकि इंडिया में ये इलीगल है डाउरी लेना भी और देना भी। फॉर मोर देन 40 ईयर्स द ऑपरेसिव कस्टम स्टिल परसिस्ट, लेकिन ये कस्टम चलते चला आ रहा है। ऑफिशियल एस्टिमेट दैट एवरी ईयर ऑलमोस्ट 7000 वुमेन आर किल्ड बाय देयर स्पाउसेस। ऑफिशियली अगर एस्टिमेट करें तो लगभग 7000 वुमेन इस डाउरी के लिए हर साल मारी जाती हैं। And in law because of inadequate dowry payments. In this regard, the case of Nisha Sharma, year 2003, a software engineer, is worth mention. Nisha called off her marriage at the 11th hour when the bridegroom and his family made last minute and extravagant demand for dowry.
शी नॉट ओनली कैंसल्ड द मैरिज बट इवन कॉल द पुलिस एंड हैड द ब्राइडग्रूम अरेस्टेड। तो निशा शर्मा की बात है कि लास्ट मोमेंट में जब फादर इन लॉ ने और ब्राइड ग्रूम ने जब पैसा मांगा, डाउरी मांगी, तो उन्होंने शादी ही नहीं कैंसिल कर दी बल्कि पुलिस को भी बुला दिया और ब्राइड ग्रूम को अरेस्ट भी करा दिया। दिस शोज डैट वी नीड स्ट्राइंड एंड इफेक्टिव लॉ टू कब दिस एंटी सोशल प्रैक्टिस विच परपेट्रेट्स द मिथ ऑफ मेल सुपरमेसी। All these and many other social and economic problems collectively ask for a rule of law pivoting around equality। तो बहुत सारे रूल्स एंड लॉ हैं जिसके वजह से हम अपने आप को क्या हो सकते हैं, हमारी राइट्स भी है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमको बहुत सारी राइट्स दिए हैं, है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर भी है हमारे पास, इक्वलिटी भी है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम लोग अगर झेलते रहेंगे, प्रॉब्लम सहते रहेंगे, तो ये इविल प्रथा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सामने आना चाहिए और इन इविल प्रथा को रोकना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।